हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। उसका हमारा ये लास्ट लेक्चर है। अभी इसके बाद इस चैप्टर का आपको कोई लेक्चर नहीं मिलने वाला है और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है। अच्छा, इससे पहले हम जान लें कि इससे पहले हमने कितने लेक्चर किए थे, और क्योंकि आज लास्ट लेक्चर है तो हम ये भी जान लेते भाई कि हमने क्या क्या चीजें इसके अंदर करी है। मतलब सर 11 लेक्चर इसके हमारे अब तक हो चुके हैं और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 12 है और इसको हम लास्ट लेक्चर बोलेंगे। दिस वन इज लास्ट लेक्चर। इसके बाद कोई लेक्चर नहीं होने वाला है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ किस में हमने क्या पढ़ा था। देखो, पहले पहले जो दो लेक्चर हमारे पास थे, लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने पढ़ा था सर सबसे पहले कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स भाई हमने क्या जाना था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, अगर हमें उसमें उनकी आईयूपीएसी करनी है तो हम कैसे जानेंगे, कार्बन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के एल्किल ग्रुप होते हैं, उनको किस तरह से करते हैं, ये सारी चीजें आनी थी। फिर हमने स्टार्ट किया था सर प्रॉपर रूप से हेलो एल्केन। क्या स्टार्ट किया था, हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन क्या होता है, उसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें बॉन्डिंग कैसी होती है। उसके अलावा हेलो एल्केन को बनाने के लिए हमारी जो रिएक्शंस है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, वो खत्म कर लिया था। उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी सारी की सारी। जब हमने हेलो एल्केन को कंप्लीट कर लिया था, फिर हमने जाना था हेलो एरिन। फिर हमने क्या पढ़ा था, हेलो एरिन। सर हेलो एरिन की नेमिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी प्रिपरेशन क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या है, ये सब कुछ हम अपने लास्ट 11 लेक्चर्स में यानी 11 लेक्चर में कर चुके हैं और हमारे पास हेलो एरिन भी हो चुका है फिनिश। अब उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। इसको हम आज के लेक्चर में कर लेते हैं, पर इसी के साथ हमारे पास हो जाएगा ये चैप्टर नंबर 6 यानी हेलो एल्केन और हेलो एरिन का फिनिश, समापन हो जाएगा। सर कैसे करेंगे, चलिए इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। उम्मीद करते हैं आपको कुछ दिख रहा होगा, मैंने हल्की फुल्की चीजें ले रखी। अब पहला क्वेश्चन तो सर हमारे पास यही होता है। पहला क्वेश्चन क्या होता है सर, व्हाट आर पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। क्या होते हैं सर पॉली हेलोजन कंपाउंड। तो हम सीधे सीधे बता दें भाई, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा क्या हो, हेलोजन एटम हो। एक से ज्यादा हेलोजन एटम है तो हम उनको पॉली हेलोजन कंपाउंड्स कहेंगे। सर ये तो हम क्लासिफिकेशन के दौरान ही पढ़ चुके थे। पॉली हेलोजन कंपाउंड एक से ज्यादा हेलोजन हो, जैसे क्लोरोफॉर्म का आ गया नाम, CH Cl 3 हेलोजन है ना, आइडोफॉर्म 3 आई है, CF क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जैसे CF2Cl2 ये होता है हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा टाइप में हो या एक से ज्यादा नंबर में हो, सबको हम पॉली हेलोजन कंपाउंड्स कहेंगे। DDT हमारे सिलेबस का पार्ट है सर। DDT एक क्या होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मारने के काम आता है, इंसेक्ट्स को। तो ये DDT, इनके बारे में हम जानने वाले हैं, राइट। ये होते हैं हमारे पास पॉली हेलोजन कंपाउंड। अब बात आती है सर पॉली हेलोजन कंपाउंड्स में जो हमारे पास मेन है, मेन का हमारे पास यही है, हमारे पास एनसीईआरटी ने क्या क्या दे रखा है। एक आपके सिलेबस में डाइक्लोरोमीथेन, एक है क्लोरोफॉर्म, एक है आइडोफॉर्म, एक है फ्रियोन्स, एक है DDT। इनके बारे में पहले बात तो मेन पॉइंट जो है ना, मेन टर्म्स जो आपको भूलने ही नहीं है वो ध्यान रखो। पहली बात तो डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला, अरे इसको भूलोगे तो मतलब माथा ही खराब है तुम लोगों का। मीथेन का मतलब सर एक कार्बन है, डाइक्लोरो का मतलब दो क्लोरीन सर, दो Cl है। कार्बन की बैलेंस कितनी होती है सर, 4 होती है। 2 Cl लगे बचे दो हाइड्रोजन लगा दो, CH2Cl2। ये किसका फॉर्मूला है, ये है डाइक्लोरोमीथेन का, ठीक है ना। डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला होता है CH2Cl2। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसको हम शॉर्ट में DCM बोलते हैं। DCM मतलब डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। अच्छा, इसका मेन काम क्या होता है जो हम यूज करते हैं, जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस कराते हैं। देखो, दो तरह की रिएक्शंस हम लैब में कराते हैं, एक तो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है, दूसरी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, भाई रिएक्शन कराना है हमें, हमारे पास कोई भी अलग अलग रिएजेंट है, उनकी हम आपस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो रिएक्शन कराने में किसी न किसी चीज में तो घोलेंगे ना, कोई ना कोई तो मीडियम लेंगे ना, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो जो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है वहां पर सॉल्वेंट हम
किसको यूज करेंगे सर, हम H2O को यूज कर लेते हैं, वाटर। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए बेस्ट सॉल्वेंट होता है हमारे पास कौन, वाटर, H2O। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो वहां पर सर वाटर का यूज नहीं करते, ज्यादातर केसों में नहीं करते, कुछ केसेस में होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का ये होता है, ये जैसे ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनसे ज्यादा रिएक्टिव तो हमारा वाटर होता है, ये उनसे पहले H+ दे देता है, और उनसे पहले H+ दे देगा तो मतलब ये खुद रिएक्शन कर जाएगा। इसलिए हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कम केसेस में, बहुत कम केसेस में H2O का यूज करते हैं, वहां नहीं करते। उसकी जगह सर किसका करते हैं, DCM, डाइक्लोरोमीथेन। ये हमारे पास में एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सॉल्वेंट का यूज किया जाता है, करेक्ट है। सॉल्वेंट के रूप में हम यूज करेंगे DCM, मतलब डाइक्लोरोमीथेन का, करेक्ट है। दूसरा पढ़ो, यूज एज ए पेंट रिमूवर। अरे जहां पर पेंट हो जाता है, चाहे आपका नील पेंट हो, चाहे दीवारों का पेंट हो, चाहे किसी फर्नीचर का पेंट हो, उनको पेंट हमें कर दिया, उसके बाद हमें उसको रिमूव करना है। तो क्योंकि पेंट क्या होता है सर, पेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ घुलेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। DCM कौन है सर, अरे सर DCM तो सॉल्वेंट है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना। जब पेंट पर इसको डालेंगे, इसको घुसेंगे, तो DCM क्या करेगा, उस पेंट को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, और डिजोल्व कर लेता तो ये हमारे पास एक पेंट रिमूवर का भी काम करता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि DCM हमारा एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसका यूज एज ए पेंट रिमूवर भी करते हैं, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, ये हमारे पास टॉक्सिक भी होता है और हार्मफुल टू हेल्थ होता है। सर ये टॉक्सिक होता है, हाँ बिल्कुल होता है, हम इसको खा पी नहीं सकते भाई, खा पी नहीं सकते। अगर आप इसको मतलब बॉडी में किसी भी तरह से हमारे पास इनहेल कर जाओ या कुछ भी कर जाओ, तो ये सीधा अटैक करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, ये जितने भी कंपाउंड है, ये मोस्ट ऑफ द अटैक कहाँ करेंगे, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं, जिससे कि उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जितनी भी चीजें हमारे पॉली एलोजन कंपाउंड्स, ये हमारे लिए तो ठीक नहीं होते हैं, ये एक्चुअल में सारे के सारे हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल टू हेल्थ, ये आपको ध्यान रखना है, और हमारे हिसाब से तो टॉक्सिक भी है, ठीक है। ओके, आगे हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CHCl3 होता है, CHCl3 होता है भाई, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीजों को बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। आपसे कहा जाए देखो कितने फॉर्मूले हो सकते हैं, CHF3 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, CHCl3। मैं आपसे पूछूं क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बताओ, बहुत प्यार से बता देंगे। मैं पूछूं ब्रोमोफॉर्म का बताओ, बस हालत खत्म। अरे ये फॉर्मूला CHCl3 क्लोरोफॉर्म का है, ठीक है। तो ये जो सर है ना CHBr3, इसको हम ब्रोमोफॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रोमोफॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, आयोडोफॉर्म बोलेंगे, आयोडोफॉर्म बोलेंगे। FCl तो होते हैं, अरे अपने FCl ही होता है अपने हैलोजन। F को क्या बोलेंगे, फ्लोरोफॉर्म। अरे यही तो बोलेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों की जो बुद्धि है ना थोड़ी सी काम करती रहे टाइम टू टाइम, बहुत अच्छे से। आपको क्या कहता है, एक चीज का फॉर्मूला पूछा जाता है, बस उसका बता देते हो, बाकी चीजों को रिलेट करने की कोशिश नहीं करते हो, तो चीजें दिक्कत में आ जाती हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म पता चल गया। अच्छा इसके बाद में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यही है, चलो। इजियर यूज एज एन एनेस्थेटिक। अरे व्हाट इज द मीन सर, इसका क्या मतलब है, जरा बताओ। इजियर यूज, सॉरी, अर्लियर यूज एज एन एनेस्थेटिक, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है सर अर्लियर मतलब पहले, पहले इसका यूज जो था वो एक एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता था, बेहोशी के रूप में, मतलब बेहोश करने के लिए। सर्जरी होती है, जब सर्जरी करते हैं या कहीं पर कोई हम टांगे लगाने होता है, डॉक्टर्स जो करते हैं सर्जरी वाले, यहाँ पर काटना है, फीटना, जो भी करना होता है भाई, वहां पर किसी पार्ट को स्पेशली हम कहते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं सुन्न कर दिया है, या किसी चीज को बेहोश कर दिया, वहां पर हम क्लोरोफॉर्म का यूज करते थे। वहां पर किसका यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म, पहले करते, अभी नहीं करते, अभी डॉक्टर्स इसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसको कर दिया गया है बैन। जब इसको बैन कर दिया गया तो इसका यूज अभी नहीं करते, पहले किया जाता। अभी उसके जगह पर हमारे पास और भी बहुत सारे कंपाउंड्स आ चुके हैं जिनका यूज हम एनेस्थेटिक के लिए करते हैं, बिकॉज सर इसके ना, इसकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी, ये हमारे लिए थोड़ा सा टॉक्सिक साबित हो रहा था, ये हमारे लिए कुछ दिक्कतें पैदा कर रहा था, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। नाउ मेनली यूज एज ए सॉल्वेंट, अब इसका यूज जो है सॉल्वेंट की तरह किया जाता है, जैसे हम DCM का कर रहे थे वैसे हम इसका करते हैं, क्लियर। ओके नेक्स्ट,
आइडोफोम। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी और बातें भी जाननी है, वो अभी हम पहले इनके बारे में छोटी छोटी बातें जानने के बाद फिर इनके बारे में और कुछ बातें भी जानेंगे। क्लियर है? आइडोफोम सर, आइडोफोम का जो फॉर्मूला होता है CHCl3 होता है। अरे अभी तो पता है, क्लोरोफोम का CHCl3, ब्रोमोफोम CHBr3, आइडोफोम CHI3 होता है, CHI3। ओके, ये एक येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आपके क्लास 12th में ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में, आइडोफोम टेस्ट। हेलोफोम टेस्ट के नाम से भी आ सकता है या आइडोफोम टेस्ट के नाम से भी आता है, मोस्टली आइडोफोम टेस्ट आता है। और इसको आप एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चैप्टर नंबर कौन, 6, 7, 8, चैप्टर नंबर 8, वहां पर ये रिएक्शन पूछी जाती है। तो हमारे ख्याल से हम इस रिएक्शन को भी उसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, फिलहाल अभी उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। बट अभी जान लीजिए, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जब आप इसको स्मेल करोगे उसके बाद पहचानना, मतलब इसमें से स्मेल आती है, ऐसा नहीं बहुत सारे कंपाउंड होते हैं स्मेल नहीं आती उनमें से, जिनमें नहीं आती हम उनको बोलते हैं नॉन कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, मतलब हम पहचान ही नहीं पा रहे। और जिनको हम पहचान सकते हैं उनको हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, तो हम इजीली देख के बता सकते हैं कि सर ये आइडोफोम है, इसमें से स्मेल आ रही है और दिखने में ये येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है फ्रियोन्स। अरे भाई क्या चीज है ये फ्रियोन्स, इसका एक एग्जाम्पल है CCl2F2 या CF2Cl2, कैसे भी कुछ भी कर सकते हो, लेकिन CCl2F2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, आपने नाम सुना होगा। उनको एक जो कैटेगरी है जिसका नाम होता है CFCs बोल दो, फ्रियोन्स बोल दो या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोल दो, बात एक ही, ठीक है। एक कंपाउंड उसका जैसे एग्जांपल के लिए CCl2F2 ले रखा है, ये क्या काम करता है भाई, CFC का यूज जो होता है वो मेनली यूज होता है रेफ्रिजरेंट्स। आपके AC है, कूलर है, इसमें जो कूलिंग का काम करते हैं ना, जो आप कहते हैं सर गैस भरवाने जा रहा है फ्रिज में, कौन सी गैस, ठंडा करने वाली गैस, कौन सी होती है वो, CFC होती है। CFC AC हो या फिर आपका फ्रिज हो, इनमें जो हमारे पास कूलिंग का काम करते हैं, जो रेफ्रिजरेंट्स का काम करता है वो CFC का काम करते हैं, ठीक है। अभी क्या होती है CFC जानेंगे, थोड़ी सी कुछ थोड़ा सा वेट करिए। इसका जो कॉज ओजोन लेयर डिप्लेशन, हाँ इसका एक बड़ा नुकसान होता है कि हमारे पास ओजोन लेयर का डिप्लेशन करती है। ओजोन लेयर का नाम उम्मीद करता हूँ आपने सबने सुना होगा भाई, हमारे पास अर्थ है, हमारी अर्थ है पृथ्वी, इसके चारों ओर स्ट्रेटोस्फीयर, यानी दूसरे नंबर का जो होता है ना, जिसके हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, हाँ जिसको हिंदी में समताप मंडल कहता है, क्षोमंडल समताप, हाँ वही स्ट्रेटोस्फीयर होता है। उसमें हमारे पास लगभग मेरे ख्याल से 18 किलोमीटर चौड़ी ओजोन की एक लेयर होती है, एक लेयर है पूरे सब तरफ, पृथ्वी के सारा तरफ, उसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। और वो हम क्या काम करती है, वो काम करती है कि हमारे पास सन से आने वाली हाई एनर्जी वेव, फॉर एग्जांपल UV अल्ट्रावायलेट रेज को वो अर्थ की सरफेस पर आने से रोकती है। उससे फायदा क्या है सर, हमको फायदा है, लेयर को नहीं है। हमको फायदा ये है कि वो अगर डायरेक्टली अगर ओजोन लेयर उनको ना रोके, वो सीधे आएंगी और अगर हमारे स्किन पर आके पड़ती है, सर मैं स्किन कैंसर हो सकता है नहीं, हो जाएगा, निश्चित तौर पे हो जाएगा, बिकॉज उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जब हाई एनर्जी वेव हमारी बॉडी पे पड़ती हैं तो वहां से हमारी बॉडी की सेल्स एक्टिवेट हो जाती है और बार बार सेल डिवीजन करती हैं, और सेल डिवीजन करने से ट्यूमर बनता है जिसको हम कैंसर का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो वो दिक्कत हमारे पास रहती है। तो हमारी सेविंग, हमको सेव करने के लिए ओजोन लेयर हमारा प्रोटेक्शन करती है। तो वही ओजोन लेयर को नुकसान कौन पहुंचाता है, CFC। आपने बचपन में सुना होगा कि भाई जो AC है या फिर फ्रिज है, इनको नहीं चलाना चाहिए, ये ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रही है, डिप्लेशन हो रहा है उसका, है ना, हमको दिक्कत होगी। अभी आप कम सुनते हो, अभी इतना नहीं पढ़ते हो। रीजन ये कि बहुत सारी कंट्री, जो मेन कंट्रीज हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर कार्य किया, काम किया, और जहाँ जहाँ पर उनको लगा कि ओजोन लेयर डिप्लेट हो चुकी है, जहाँ पर उनकी जो विड्थ है वो कम हो गई है, उन्होंने वहाँ पर उस जगह जाकर उस ओजोन लेयर की पूर्ति करी है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इतना नहीं है, अभी कोई डरने की जरूरत नहीं है, पहले ज़्यादा थी। तो इसी वजह से अब लोग बाग दे धनाधन खुल के AC चला रहे हैं, चाहे गाड़ी हो या हमारा घर हो या कुछ भी हो, राइट। तो अभी फिलहाल, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, हम भी करते हैं। देखो हमारे पास भी AC वैसे कुछ नहीं लगा रखा, हमने नॉर्मल फैन चल रहा है, सीलिंग फैन कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं। अगला है अपने पास DDT। अब DDT का फुल फॉर्म क्या अभी जानेंगे।
पी डैश डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन होता है, ठीक है ना। अभी इसके बारे में हम जानेंगे क्या होता है। फिलहाल इसका पूरा नाम पी डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन इसका नाम होता है। तो उसको अभी हम जानेंगे क्या नाम होता है पूरा। इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मेन काम क्या होता है सर, ये पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है। अभी बताएं डीडीटी क्या होता है। इंसेक्ट्स को मारने का काम करता है सर, एक दवाई है, खेतों में डाली जाती है। जब खेतों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं तो उनको मारने के लिए डीडीटी का स्प्रे किया जाता है, लेकिन बड़ा घातक साबित होता है। बहुत सारी कंट्रीज में इसको बैन कर दिए गए, बोले हम डीडीटी को यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले यूएस से नहीं कर दिया था, अभी बात करेंगे क्यों। ये परसिस्टेंट होता है, खराब ही नहीं होता, बंदा खराब ही नहीं होता, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, अरे चीजें वो होनी चाहिए जिसको हम डाल दें जो टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए, खत्म हो जाए, बायोडिग्रेडेबल। किसी चीज पॉलीथीन है नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, जमीन के कितना भी अंदर कितने ही साल तक पड़ी रहे गल नहीं सकती, और जो गलती नहीं चीज वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाती है और वो बहुत खतरनाक साबित होती है। और जो चीजें गल जाती हैं, टूट जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और भाई ये जो डीडीटी है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, इसलिए खतरनाक साबित होता है। क्यों होता है अभी इसके बारे में जानेंगे। तो फिलहाल ये मेन पॉइंट्स हो गए हमारे पास। अब इसकी छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं उनको भी जान लो। और वो क्या क्या जानना है अभी हमें, जैसे क्लोरोफॉर्म की हमने बात करी है, क्लोरोफॉर्म में और क्या चीजें जाननी है हमको। पहली बात, क्लोरोफॉर्म इज ए कलरलेस एंड वॉलेटाइल लिक्विड होता है। पहली बात तो क्लोरोफॉर्म जो होता है एक लिक्विड होता है, ठीक है, कलरलेस होता है और वॉलेटाइल होता है, मतलब जल्दी से वेपराइज हो जाता है। ओके, दूसरी चीज, इट वॉज अर्लियर यूज एन एनेस्थेटिक। ये अभी अभी बता, पहले इसका यूज हम एक एनेस्थेसिस प्रोसेस के लिए करते थे, किसी को बेहोश करने के लिए, सुन्न करने के लिए, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड लाइट क्लोरोफॉर्म अंडरगो ऑक्सीजन। अरे भाई भाई, आप जब केमिस्ट्री लैब में जाते हो, आपने अगर किसी बोतल के ऊपर लिखा देख लिया क्लोरोफॉर्म, उस बोतल को ना बड़े प्यार से देखें, ये देखना कि बोतल किस कलर की है। सब वो डार्क कलर की बोतल आपको देखने को मिलेगी, या तो ब्लैक कलर की होगी या ब्राउन कलर की होगी, रेडिश ब्राउन, है ना। मतलब डार्क कलर की लाइट होती, वो डार्क कलर की क्या होती है बोतल होती है, उसके अंदर क्लोरोफॉर्म को भरा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, क्लोरोफॉर्म की बोतल में कभी भी क्लोरोफॉर्म को जब हम भरेंगे तो आधी अधूरी नहीं भरी होगी, वो हमेशा फुल भर के रखते हैं। जो भी लैब असिस्टेंट होते हैं वो क्लोरोफॉर्म की बोतल में क्लोरोफॉर्म को फुल भर के रखते हैं, आधा अधूरा नहीं। दूसरी बात, उसको वहां रखा जाता है जहां पर सनलाइट नहीं ना पहुंचे, मतलब लाइट ही ना पहुंचे, डार्क रहे, उसमें रखा जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, पहले सुन लो ऐसा क्यों। अरे लिख भी रखी रिएक्शन, देखो ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3, करेक्ट है। अगर हमारे पास इसको ऐसे खुला छोड़ दो, मान लो अगर हम कहें सर हमने तो नॉर्मल बोतल में रख के ढक्कन खुला छोड़ दिया, तो क्या होगा, तो ये होगा, उसके कांटेक्ट में जाएगी ऑक्सीजन, बिल्कुल जाएगी सर ऑक्सीजन, साथ में रहेगी लाइट, LiGHT अगर लाइट है, तो ये O2 के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होता है और ये बना लेता है COCl2। क्या बनाता है, COCl2, और इसका नाम होता है फॉस्जीन। क्या नाम होता है COCl2 का, फॉस्जीन। पर सर ये फॉस्जीन जो गैस होती है ना, बहुत टॉक्सिक गैस होती है, किसी को भी मदहोश कर सकती है, मार सकती है, खत्म कर सकती है, तबाह कर सकती है। मतलब कहने का ये है, ये टॉक्सिक नेचर होता है हमारा किसका, फॉस्जीन गैस का। तो कुल मिलाकर सोचो, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होने के बाद एक टॉक्सिक गैस बना रहा है, और अगर हम इसका यूज करेंगे लैब में, तो हम कोई ना कोई काम करते रहते हैं, और काम करते रहते तो वहां पर अगर वो गैस फैल गई तो हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें काफी सारा हार्मफुल होगा। कहने का मतलब ये है, इस वजह से तो यहाँ पर लिखा है ए पॉइजनस गैस, टॉक्सिक छोड़ो, पॉइजनस सीधा लिखा उसने, पॉइजनस गैस कॉल्ड फॉस्जीन में बी फॉर्म, ये बन जाती है अगर ऑक्सीडेशन होगा तो। Therefore, chloroform is stored in dark colored bottle, इसलिए इसको हम डार्क कलर की बोतल में रखते हैं ताकि लाइट ना पहुंचे। दूसरा फुल करके रखते हैं, समझ में आ रहा है। और साथ में एक और चीज, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनॉल इज एडेड टू क्लोरोफॉर्म, हम उस बोतल में थोड़ा सा इथेनॉल भी मिला देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सर इथेनॉल क्यों मिलाते हैं, इथेनॉल क्यों मिलाते हैं, इसलिए मिलाते हैं ताकि इथेनॉल एक्चुअल में काम क्या करता है, इथेनॉल इसको प्रोटेक्ट करता है, किसको, क्लोरोफॉर्म, कि ये ऑक्सीडाइज ना हो।
अगर हम इथेनॉल ना डालें ना तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी लाइट लेके थोड़ा सा एयर लेके फॉस्फिन फॉर्म करता रहेगा। लेकिन अगर मैं इथेनॉल डाल देता हूँ तो उसका रीजन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये उसके ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है और ये स्टेबलाइजेशन और प्रोटेक्टिंग एजेंट का वर्क करता है। कुल मिलाकर उसको हार्मफुल गैस में कन्वर्ट नहीं होने देता। बस इतना से इसका आंसर है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हमारे पास आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है अभी हम जानेंगे, जो चैप्टर होगा वहां पर। फिलहाल आइडोफॉर्म इज ए येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इतना जान लीजिए। दूसरा, इट हैज ए करेक्टरिस्टिक स्मेल, इसको हम पहचान सकते हैं, इसकी एक अपनी अलग स्मेल होती है। फॉर्मूला CaCl3। इट वाज हिस्टोरिकली यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। अरे भाई हाँ, आइडोफॉर्म को हम एक एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज लिखने वाली जो इसमें लिखी नहीं है, और वो ये है कि एंटीसेप्टिक नेचर जो होता है आइडोफॉर्म का, वो आइडोफॉर्म की वजह से नहीं होता भाई। एंटीसेप्टिक नेचर ऑफ CHI3 आइडोफॉर्म इज नॉट ड्यू टू आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म की वजह से नहीं है, बट इट इज ड्यू टू free I2 present in आइडोफॉर्म। उस आइडोफॉर्म के अंदर जो फ्री I2 प्रेजेंट होता था उसकी वजह से एंटीसेप्टिक जो था इसका यूज होता था एंटीसेप्टिक के रूप में। पहले हम इसका यूज अभी तो नहीं करते, पहले शुरुआत में हम इसका यूज जो करते थे वो एंटीसेप्टिक के रूप में करते थे। बट एक्चुअल में एंटीसेप्टिक जो नेचर होता था वो आइडोफॉर्म का नहीं होता था, वो होता था कि इसमें हमारे पास आइडोफॉर्म के साथ क्योंकि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं तो कहीं ना कहीं ये I2 भी रिलीज करते थे, I2 इसमें रहता था, तो उस I2 की वजह से हमारे पास ये एंटीसेप्टिक नेचर दिखाता था। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रियोन्स। ओके, फ्रियोन्स को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी कहते हैं, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फ्रियोन्स को कहा जाता है। क्लियर? अच्छा हाँ, एक और चीज, they are the freons are chlorofluorocarbons of methane and ethane, methane and ethane। मीथेन का मतलब एक कार्बन, इथेन का मतलब दो कार्बन। फ्रियोन्स जो होते हैं या तो एक कार्बन के होंगे या फिर दो कार्बन, मतलब फ्रियोन्स में या तो एक कार्बन मिलेगा या फिर दो कार्बन मिलेंगे। इसके अलावा आपको क्लोरीन और फ्लोरीन देखने को मिलेंगे। अगर ऐसे कंपाउंड्स हैं तो हम उनको फ्रियोन्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दे रखा CCl2F2 जिसका नाम है फ्रियोन 12। करेक्ट है। दे वर यूज एज ए रेफ्रिजरेंट, अभी बताया मैंने। इनका यूज हम कैसे करते हैं, रेफ्रिजरेंट के रूप में करते हैं, कूलिंग करने के लिए, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर्स, AC और फ्रिज के अंदर। करेक्ट है। ओके, CFCs आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, अभी भी पता है, ओजोन लेयर को तोड़ने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। करेक्ट है, जो योगदान नहीं देना चाहिए, एक्चुअली योगदान हमारी वजह से हो रहा है। देयरफॉर दे आर देयर यूज हैज सीरियस एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, बिल्कुल सही बात है, इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए, तो इसी वजह से बहुत सारे देश ले रहे हैं इस चीज को सीरियस। वो कुछ लोग यूज कम करते हैं और कुछ लोग जो यूज कर रहे हैं उन सब का हर्जाना जो कंट्रीज हैं उनकी कमेटी इस चीज को कर रही है। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है DDT, और ये नेक्स्ट क्या लास्ट आई थिंक, हाँ लास्ट है, इसके बाद फिनिश हो जाएगा। और इसके जो भी क्लास नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल ZKM केमिस्ट्री क्लासेस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। क्लास 12 चैप्टर नंबर हेलो एल्केन हेलो एरिन की कंप्लीट नोट्स। ठीक है। ओके, इधर देखिए, फुल नेम, फुल नेम अगर हम बात करते हैं PP डैश, एक मिनट भाई है ना, सॉरी, DDT की अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम है PP डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। अच्छा, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। इथेन का मतलब दो कार्बन है अपने पास। ओके, इसने क्या बोला, इथेन से पहले देखो उसने बोला ट्राइक्लोरो। ओके, तीन क्लोरो लगाओ, दो हमारे पास कार्बन, इससे तीन क्लोरीन हमने लगा रखे हैं। करेक्ट है। उससे पहले उसने बोला है ट्राइक्लोरो से पहले डाइफेनिल। ओके, दो फेनिल लगाओ, इधर मैं एक फेनिल लगा देता हूँ, इधर भी मैं एक फेनिल लगा देता हूँ। ओके, इसके बाद है
डाइक्लोरो। सर अब इसके पास तो बैलेंस ही नहीं बनी, क्या हम यहाँ पर 2 क्लोरीन लगा सकते हैं? अरे ऐसे तो इसके 5 बैलेंस हो जाएगी ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो, यहाँ तो क्लोरीन नहीं लगा सकते, बट उसने आगे इसने बोला है 2 क्लोरीन लगाने आपको, लेकिन कहाँ, पी डैश, पी का मतलब होता है पैरा। सर एक इसके पैरा पे सी लगा दो, एक इसके पैरा पे सी लगा दो, बाकी जो बचे जगह बची है वहां पर लगा दो हाइड्रोजन। सर ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है किसका, DDT का। DDT का स्ट्रक्चर होता है, पैरा होता है, पी का, पी डैश मतलब पैरा पैरा, दोनों का अलग अलग पैरा, इसलिए एक को पी से दिखाया दूसरे को पी डैश से, तो ये हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथिन। करेक्ट है। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया हमारे पास, DDT का। फॉर्मूला ये आप देख लेंगे काउंट करके। ओके, इसके अलावा DDT इज ए पावरफुल इंसेक्टिसाइड, बता चुके हैं आपको। इट इज परसिस्टेंट है, भाई खत्म ही नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अरे जमीन में डालोगे, अगर जमीन में है तो पड़ा रहेगा, वो खर्च नहीं होगा, मतलब टूटेगा ही नहीं, डिकम्पोज ही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद इट्स कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज अलोंग ए फूड चेन। अरे भाई इसी को कहते हैं, दिस फिनोमेनन इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। अच्छा मैं आपको बायोमैग्निफिकेशन का मतलब बताता हूँ। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, अगर आपने एक बार डाली भाई वो बढ़ती रहेगी, वो कम नहीं होने वाली। क्यों, इसका क्या रीजन होता है कि अगर आपने एक बार DDT को डाला इंसेक्ट्स को मारने के, मान लो मैंने अपने खेत में डाल दिया इंसेक्ट्स को मारने के बाद, इंसेक्ट्स ने वो खाया, इंसेक्ट मर गए, कहाँ जाएंगे सर, जमीन के अंदर। अब उन इंसेक्ट्स को अगर कोई पक्षी है वो खा गया मान लीजिए, तो वही DDT के जो मॉलिक्यूल्स है वो पक्षी के अंदर पहुंच जाएंगे। अब पक्षी के अंदर वो और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। उसको किसी ने मार के खा लिया, जैसे जो बायो वाले स्टूडेंट है उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आता, फूड चेन चलती है ना हमारे पास, छोटे जैसे जैसे बड़े जीव होते हैं वो छोटों को खाते हैं, और बड़े जीव उनको खा जाते हैं, उनसे बड़े जीव उनको खा जाते हैं, तो ऐसे फूड चेन चलती है। और फूड चेन DDT क्या करता है, एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक वो जाता ही रहता है। अगर मान लो जमीन में आ गया, जमीन में से कैसे भी प्लांट में आ गया, प्लांट को हम खा गए, तो DDT हमारे अंदर आ जाएगा, नुकसान हमें भी पहुंचेगा। इस वजह से इसका इतना बड़ा नुकसान देखते हुए DDT, इसलिए तो बोलता अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ DDT इज हार्मफुल टू एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल है भाई, किसी को ना छोड़ रहा है, वो किसी को नहीं छोड़ रहा, समझ में आ रहा है। अगर DDT है वो किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि फूड चेन में जा रहा है, अलोंग द फूड चेन, राइट। तो इसी वजह से हम इसका यूज फिलहाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी कंट्रीज ने इसको बैन कर दिया है, और कुछ कंट्रीज में अभी भी इसका यूज चल रहा है। तो बस इतना ही था आपका चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। आज हो जाता है इसका समापन, और इसके जो क्लास नोट्स हैं उनको टेलीग्राम चैनल ZChem केमिस्ट्री क्लासेस पर अपलोड कर दिया जाएगा। और धन्यवाद आपके साथ के लिए, जहाँ तक आप बने रहे हमारे साथ, और आगे जो भी लेक्चर्स रहेंगे उनके साथ भी रहिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बस धन्यवाद कहना चाहेंगे। जय हिंद, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।